हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हमारे क्लास 9th का फोर्थ चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एक एक करके कवर अप करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है यानी एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमें इनको बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में इन तीनों के डिफरेंशिएट करना है प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी चार्ज के बेसिस पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी इनके ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। प्रोटॉन्स की बात करें तो ये कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। एंड न्यूट्रॉन्स ऐसे एटम्स है, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद लोकेशन की बात करें तो एक एटम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ इस तरह से जो है एक एटम बनता है। जो सबसे सेंटर का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एंड जो बाहर हम देख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। क्लियर? अभी अगर हम न्यूट्रॉन्स के लोकेशन को देखें तो वो कहां लोकेटेड होते हैं? वो लोकेटेड है आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कुछ इस हिस्से में, न्यूक्लियस का बाहर के इलाके में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स कहां लोकेटेड है? प्रोटॉन्स आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। एंड न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन्स आर आल्सो लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में कौन कौन से दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्लियर है आपको? इसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का वेट, मास इज नेग्लिजिबल। जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो नेग्लिजिबल है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इसका मास ऑलमोस्ट 9.1 इंटू 10⁻⁻³ केजीज के बराबर होता है, यानी बहुत ही ज्यादा कम होता है, हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। प्रोटॉन्स का मास कितना है? 1 AMU। एंड न्यूट्रॉन्स का भी मास कितना है? 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, ये किसके बराबर होता है? 1 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है एफिनिटी, यानी किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो उनकी अट्रैक्शन किसकी तरफ होगी? पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरफ होगी, यानी कि प्रोटॉन्स की तरफ होगी। वही प्रोटॉन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड न्यूट्रॉन्स क्योंकि उसमें किसी भी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो क्या है? ना तो किसी के साथ अट्रैक्ट होंगे ना किसी के साथ डिफ्लेक्ट होंगे। क्लियर है? डिफरेंस के बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। तो जे थॉमसन जो है ये बेसिकली एक नोबेल विनर है, फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी अपने मॉडल के थ्रू। इनके मॉडल का क्या नाम है? तो मॉडल का नाम भी हमसे पूछ सकता है, क्या है इनका मॉडल का नाम? हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि एक एटम किस तरह का दिखता है? एटम एक स्फीयर की तरह कुछ इस तरह का दिखता है जिसके अंदर क्या है? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। एंड उसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। सेकेंड, इन्होंने क्या कहा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स नहीं, पॉजिटिव चार्ज जितना है उतने ही क्या है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, यानी उतने ही इसके अंदर क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो ये किसने कहा था? ये जे थॉमसन के इस मॉडल ने हमें बताया था। बट इनकी लिमिटेशंस, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो सबसे पहला ड्रॉबैक है फेलियर टू एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो जो थॉमसन ने का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अगेंस्ट में रदरफोर्ड ने अपना एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया। दिस एक्सपेरिमेंट showed that while most alpha particles passed through the gold foil, some were deflected at large angles and a few even bounced back। तो आपको एक छोटे से डिटेल में अगर हम बताएं तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जब हम एक अल्फा पार्टिकल्स को किसी भी गोल्ड के शीट के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं, यानी उसकी तरफ उसको फेंकते हैं, सपोज यहाँ पर क्या है? एक गोल्ड की थिन शीट है। गोल्ड की कैसी शीट है? एक थिन शीट प्रेजेंट है। तो गोल्ड की शीट के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे कुछ इस तरह से एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना डिफ्लेक्ट किए बिल्कुल सीधा ही जो है वो जा रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर।
बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं बहुत हाई एंगल्स पर, या फिर बहुत कम ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट 180 डिग्री पर हो रही हैं। तो जे जे थॉमसन का अगर हम इसकी बात करें, इस मॉडल की बात करें, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल यहां पर स्ट्राइक करेगा, तो क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है उसको बाउंस बैक होना चाहिए था, यहां से भी इसको प्रॉपर बाउंस बैक, यहां पर भी प्रॉपरली बाउंस बैक। बट रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव किया जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली एटम में प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट एटम एक बहुत ही ज्यादा वेकेंट स्पेस से बना है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, खाली जगह है जिसके थ्रू जो है वो अल्फा पार्टिकल सामने स्ट्राइक कर रहे थे, जो भी यहाँ पर स्क्रीन फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वहां जो भी लगाई है उसके साथ स्ट्राइक कर रहे थे। सो अगर हम बैक टू कॉन्टेक्स्ट देखें तो थॉमसन्स मॉडल which envisioned electrons embedded in a uniform positive sphere did not account for concentrated positive charge। तो उन्होंने concentrated positive charge की बात की को कहा था कि वो कैसे फैले हुए यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, बट रदरफोर्ड ने कहा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी बहुत कम जगह में वो प्रेजेंट है। एंड एम्प्टी स्पेस का भी जो है रदरफोर्ड ने बताया था, थॉमसन साहब ने बताया कि किसी प्रकार का एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, बट रदरफोर्ड के मॉडल ने बताया कि हाँ किसी तरह का कुछ एम्प्टी स्पेस है जिसके थ्रू हम देखें तो अल्फा पार्टिकल्स पास ऑन हो रही हैं। सो दिस वाज ऑब्जर्व्ड इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या आया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। सेकंड क्या है, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, यानी कि थॉमसन साहब के इस मॉडल ने ये नहीं क्लियर किया कि क्यों कोई भी दो एटम्स, क्यों कोई भी दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं आपस में। ओके, क्या उनका ऑक्टेट है, क्या उनका रिएक्शन का कारण है, वो इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया। इस कारण से भी जो है इनकी एक लिमिटेशन सामने हमें देखने को मिलती है। सो थॉमसन्स मॉडल वाज लार्जली थ्योरेटिकल, थ्योरी पर बेस्ड था, एंड बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल पर बेस्ड था, where electrons were dispersed within a positively charged spheres. However, it lacked direct experimental evidence। हम डायरेक्टली इसको प्रूव नहीं कर सकते थ्रू एक्सपेरिमेंट्स टू सपोर्ट इट्स क्लेम अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एटम। यानी एक तो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात की, एंड सेकेंडली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये दोनों क्या है, लिमिटेशंस है जे जे थॉमसन के मॉडल की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो थॉमसन के बाद किसका मॉडल हमें प्रेजेंट किया गया, रदरफोर्ड का मॉडल हमें प्रेजेंट किया गया। तो रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने कहा कि जो है मोस्ट ऑफ द मास कहाँ लोकेटेड है, न्यूक्लियस में लोकेटेड है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ रोटेट करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। बट उनके इस मॉडल की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, वो निकल कर आया क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, जिसके सबसे बहुत ही मशहूर प्रोप्राइटर हम कह सकते हैं वो कौन है, मैक्सवेल। सो मैक्सवेल ने क्या कहा, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, अगर आप देखें तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, एंड कॉन्टिन्यूसली क्या है, इसकी किसी तरह की वेलोसिटी है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा पार्टिकल है, एक एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल है, शुड कॉन्टिन्यूसली एमिट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर कोई भी ऐसा एटम है जो एक्सेलरेट कर रहा है, वो टाइम के साथ क्या करेगा, कुछ रेडिएशन के साथ कुछ एनर्जी को एमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम भी भाग रहे हैं, तो हमारे भागने से क्या होता है, हम किसी तरह की एनर्जी को लूज करते हैं, इसलिए हम थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वो अपनी पूरी एनर्जी को खत्म कर देगा, एंड एंड में क्या होगा, मर्ज हो जाएगा किसमें, न्यूक्लियस में। सो दिस वुड कॉज इलेक्ट्रॉन टू लूज एनर्जी, इससे क्या होगा, उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, एंड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस के साथ क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, उसके साथ भिड़ जाएगा, लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। इस कारण से क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी रादर देन द ऑब्जर्व्ड स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है, ये था पहला ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक भी इसी के साथ रिलेटेड है, एनर्जी लॉस एंड एटम स्टेबिलिटी। द मॉडल सजेस्टेड दैट एटम इफ गवर्न्ड प्योरली बाय क्लासिकल फिजिक्स would be highly unstable because electron should continuously lose energy। continuously वो क्या करेगा, लूज करेगा एनर्जी, एंड कोलैप्स यानी कि उसके साथ क्या कर जाएगा, भिड़ जाएगा इनटू द न्यूक्लियस। हाउएवर जब हम एटम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो एटम्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर, स्टेबल एंटिटीज हैं, विच कॉन्ट्राडिक्स दिस
प्रेडिक्शन जो इस प्रेडिक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने इस मॉडल को बेसिकली रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक समय के साथ क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देंगे, यानी उसको छोड़ देंगे, अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, एंड फाइनली वो क्या है, न्यूक्लियस के साथ मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, इसके बाद है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर ने बेसिकली रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ चेंजेस लाकर अपना मॉडल प्रेजेंट किया। बोहर ने क्या कहा कि एटम हैज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। सेंटर में क्या है प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बात इन्होंने खास कही, क्या कहा इन्होंने, सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये आपको टर्म याद रखनी, क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, या इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। इन्होंने बात की डिस्क्रीट ऑर्बिट्स की या एनर्जी लेवल्स की, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। यानी कि इन्होंने कहा कि मैक्सवेल ने कहा था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो समय के साथ क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। इन्होंने कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कोई चक्कर लगा रहा है, यानी उसके अराउंड रोटेट कर रहा है, तो ना तो वो एनर्जी को लूज कर रहा है, ना वो एनर्जी को गेन कर रहा है। क्लियर? वो अपने एनर्जी शेल के बीच में ही क्या कर रहा है, रोटेट करते जा रहा है, जिसे इन्होंने क्या कहा, डिस्क्रीट ऑर्बिट। क्लियर? कौन कौन से ऑर्बिट्स के नाम दिए इन्होंने, लाइक के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, या हम इसे नंबर्स के साथ भी फ्रॉम 1 to 4 हम इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, while we revolving in discrete orbit, जब वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, the electrons do not radiate energy, वो किसी तरह की एनर्जी ना तो वो अब्सॉर्ब करेंगे, ना ही वो रेडिएट करेंगे, यानी ना तो वो ना तो एनर्जी को लेंगे या वो एनर्जी को छोड़ेंगे। तो वो बेसिकली अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते रहेंगे। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन्हें क्या कहा गया, एनर्जी लेवल, जो यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है। These orbits और shells are represented by, इन्हें जो है अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, के, एल, एम एंड एन। ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं ये आपको याद रखना, कैपिटल्स में लिखने, इनिशियल्स जो है कैपिटल में आएंगे, या फिर हम इसे एन के थ्रू भी, यही नंबर ऑफ शेल्स के थ्रू 1 2 3 4 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद देखते हैं कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एटम इन दिस गिवन चैप्टर। तो चैप्टर में जो जो भी मॉडल हमने पढ़े हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बेसिक मॉडल था थॉमसन का, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि एक एटम क्या है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर्स। तो कुछ इस तरह का मॉडल है, ये प्रॉपरली क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम बेसिस पे इसके अंदर क्या है, एम्बेंड किए गए हैं। सेकेंड, इन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एक एटम के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस कारण से एटम क्या है, स्टेबल है, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन सेंटर। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पूरे एरिया में स्प्रेड नहीं है, बल्कि एक सेंटर में ही लोकेटेड है, जिसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, पूरा का पूरा मास जो है वो एटम का न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर एक न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड वो रोटेट करते हैं। इनका अगर हम मॉडल की बात करें तो कुछ इस तरह का मॉडल है, जहां पर अल्फा स्कैटरिंग में बहुत कम पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या है, वो सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, काफी ज्यादा उसमें क्या है, वेकेंट स्पेस, यानी खाली जगह बहुत ज्यादा है एक एटम के अंदर। नेक्स्ट, बोहर साहब की बात करें तो बोहर साहब ने हमें क्या दिया था, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, जो क्यों आया था, बिकॉज मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था। सो इनके एक इंप्रूवमेंट में इन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट किया। इन्होंने भी क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, तो सेम बात इन्होंने भी कही। सेकंड, इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। इन्होंने कहा कि सिर्फ ऑर्बिट में, इन्होंने कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट, और वो इस समय ना तो एनर्जी को रेडिएट करते हैं ना एनर्जी को लूज करते हैं। इन्होंने बेसिकली इनके शेल्स का नाम दे दिया के, एल, एम एंड एन शेल्स। सेंटर में न्यूक्लियस है एंड उसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इनको क्या क्या नाम दिए गए, के, एल, एम एंड एन, एंड जिसको हम नंबर के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
सो ये तीनों मॉडल्स थे। इसके बाद आगे देख लेते हैं, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। बेसिकली हमें जो बोहर साहब के तीन रूल्स हैं, बोहर साहब ने कितने रूल्स दिए हैं, बेसिक तीन रूल्स दिए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किन तीन रूल्स को फॉलो करके एक एटम के अंदर प्रेजेंट होगा। जिसमें इन्होंने पहला रूल दिया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैक्सिमम नंबर किसी भी डिस्क्रीट ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n²। फॉर्मूला क्या है, 2n²। जहां पर n क्या है, ये हम कौन से नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, जहां पर हमने 1 रख दिया। अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो 2, थर्ड शेल में 3, फोर्थ शेल में 4, एंड इसकी कुछ वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी के शेल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर सकता, एल शेल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं कर सकता, एम शेल 18 से ज्यादा नहीं कर सकता, एंड एन शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 32 इलेक्ट्रॉन्स की है। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल के शेल पूरा भर चुका है, एल शेल भी भर चुका है, तो उसके नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हम रख सकते हैं वो कितने होंगे, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, यानी सबसे पहले जो इनर मोस्ट शेल है, के शेल फुल होगी, उसके बाद ही हम एल शेल में शिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। के शेल को भरे बिना डायरेक्टली एल शेल में जाना पॉसिबल नहीं है, यानी शेल क्या है, स्टेप वाइज मैनर में फॉलो की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। ये आपको एज इट इज याद रखना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का रखते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे ही वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम क्या करे, गेन करे या क्या करे, लूज करे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम या तो गेन कर ले, खुद में हासिल कर ले, या उसको लूज कर दे, जिससे उसकी जो कैपेसिटी है वो नोबल गैस जैसी बन जाए। नोबल गैस समझते हैं, जिसके ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, ओके, या हम कैसे 2 8 8 है। सो ये जो है ये ऑक्टेट्स है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस जैसी कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए हम या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दें या हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें। सो उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो चलिए वैलेंसी को फाइंड करते हैं फॉर द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एंड सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, सिलिकॉन का है 14। चलिए सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए हम उसकी वैलेंसी को फाइंड करते हैं। डिवाइड करते हैं इसको के, एल एंड एम शेल में। सबसे पहले शेल के, फिर एल, फिर एम। के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी, सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है 6। के शेल की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 2 की। बाकी कितने बच गए हमारे पास 4, तो वो कहां पर चले जाएंगे, एल शेल में। यानी कि इसके हम क्या लिख सकते, ओ आई एम सॉरी, ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो कितना है 8 है। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एंड यहां पर भी इरेज हो जाएगा। हाँ जी, ऑक्सीजन मैंने कार्बन का बेसिकली लिख दिया। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर Z कितना है, 8 है। जहां पर पहले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एंड बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर चले जाएंगे, एल शेल में। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2 6, एंड एम शेल जो है वो खाली रह जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में क्या होगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 14। सिलिकॉन का कितना है, 14 एटॉमिक नंबर है। तो वही के, एल एंड एम शेल में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहली शेल की कैपेसिटी 2, यानी इसमें बाकी कितने बच गए, 12। नेक्स्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 की, यानी बाकी कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, एम शेल में चले जाएंगे। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी देखो, हमें बेसिकली एल शेल को पूरा करना है, एल शेल को हमें 8 बनाना है। तो 6 to 8 जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को
गेन कर सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2 वैलेंसी इसकी ऑक्सीजन की आ जाएगी। वही एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट शेल है तो कितनी हो जाएगी, 8। एंड 4 to 8 जाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। दोनों ही केस में या तो हम इस शेल तक पहुंच जाएंगे या हम इस शेल तक। तो 4 का डिफरेंस जो हो जाएगा वो इसका क्या बन जाएगा, वैलेंसी बन जाएगी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता, क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एंड उसे डिनोट कैसे करते हैं, बाय लेटर बिग जेड, कैपिटल जेड के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, बट मास नंबर में प्रोटॉन्स एंड क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एडिशन से क्या बन जाएगा, मास नंबर बन जाएगा। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन एटम है, जो हम नीचे की वैल्यूज दिखते हैं ये क्या होती है, उसके जेड वैल्यू यानी कि उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर? एंड ये जो ऊपर लिखी वैल्यू है ये क्या होती है, इसका मास नंबर। मास नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय कैपिटल ई। यानी कहने का क्या मतलब है कि कार्बन के अंदर 6 क्या है, प्रोटॉन्स हैं। एंड ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। तो अगर हमें पता है कि प्रोटॉन्स 6 हैं, टोटल मास 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ओके, सो ये हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसके बाद थर्ड हमसे पूछा गया है आइसोटोप्स। आप याद रख सकते हैं आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। पी का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन्स। एक ट्रिक है याद रखने की, आप भूलेंगे नहीं। तो आइसो का मतलब है सेम, पी का मतलब है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर। सी का अगर आपको याद हो तो सी 6 एंड ऊपर हम 12 लिखते थे। तो 6 यानी कि ये जो एरिया है ये कॉमन रहेगा, सिर्फ ऊपर का मास, जो मास वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। यानी एटम्स विच है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज रेफर टू एज आइसोटोप्स। यानी उसका मास क्या होगा, वो डिफर करेगा। एग्जांपल से समझते हैं। सी के यानी कार्बन के बेसिकली 2 आइसोटोप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है C612 एंड एक है C614। तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो नीचे दिए गए होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है इन दोनों के, सेम है, बट इनका जो मास है वो क्या है, वो वेरी कर रहा है एक ही एटम के अंदर। क्लियर? इसके बाद आइसो बार को देख लें तो आइसो बार ज्यादा एटम विच है द सेम मास नंबर। आइसो बार में क्या है, इस बार ऊपर का जो एरिया है, ऊपर के जो नंबर्स हैं वो सेम होते हैं दो अलग अलग एटम्स के। एग्जाम्पल में कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम एंड ए आर रिप्रेजेंट्स आर्गन। तो कैल्शियम अगर हम देखें तो ये 20th एलिमेंट है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। बट दोनों का ही मास कितना है, 40। दोनों का मास कितना है, 40। सो ये क्या बन जाएंगे, ये दोनों क्या है, आइसो बार्स हैं। लास्ट में से पूछा है गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, यानी थायराइड के ट्रीटमेंट में हम आइसोटोप यूज करते हैं आयोडीन का। एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज करते हैं। ओके गाइस, इसके बाद 9th क्वेश्चन है Na+। Na+ क्या है, एक आयन है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। सोडियम इज एन एटम, सोडियम इज एन एलिमेंट, बट अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आयन। यानी Na पॉजिटिव आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल। एक्सप्लेन। तो एक सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलती है हमारे Na यानी सोडियम के एटम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, 11। अगर हम मार्क करके देखें तो K शेल में 1 2, L शेल में 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे आउटर मोस्ट शेल में बच जाएगा।
अभी बेसिकली क्या होता है, हमने वैलेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ तो क्या करेगा, ये जो शेल है ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, या एक ऑप्शन है कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दे। दो ऑप्शन है, या तो गेन करे या तो लूज करे। इससे क्या होगा, उसका जो ऑक्टेट है, उसका जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल हो जाएगा। अभी Na पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? Na पॉजिटिव का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब हम दान करते हैं तो हमें कैसा अच्छा फील होता है ना, हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं। तो अगर हम दान करते हैं, यानी अगर एटम उस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। क्लियर है आपको? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिफोर आयनाइजेशन, बिना आयनाइजेशन के पहले क्या है, 2 8 एंड 1 का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। बट वही जो रिजल्टेंट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल लाइक बन जाता है, इसलिए ये क्या है, एक स्टेबल है। यानी आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, आफ्टर आयनाइजेशन इसकी कॉन्फ़िगरेशन है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो एम शेल है वो कंप्लीटली खाली हो जाएगी, यानी वेकेंट हो जाएगी। ये जो है बेसिकली अभी एक नोबल गैस। नोबल गैस कैसे होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, इसलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, हमें देखने को मिलता है। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इफ द ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कार्बन के आइसोटोप्स देखे, वैसे ब्रोमीन का आइसोटोप भी है, जिसका एटॉमिक नंबर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज आइसोटोप्स है। बट ऊपर की जो वैल्यूज है, यानी यहाँ पर क्या होगा, 79 इसका मास एंड इसका मास 81। तो इनकी वेरी वेरी कैपेसिटी है, यानी अलग अलग कैपेसिटी में ये जो है ये प्रेजेंट है। तो वो कितनी कितनी कैपेसिटी है, सबसे पहले जो आइसोटोप है उसकी कैपेसिटी 49.7% एंड सेकंड की कितनी कैपेसिटी है, 50.3%। तो उन्होंने हमें हमसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा है इस ब्रोमीन के एटम का। बहुत इजी है, हमें बेसिकली क्या करना है, इस 79 को जो टोटल मास है इसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी परसेंटेज हमें दिया गया है। तो परसेंटेज अगर हम फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना, हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन निकाल कर हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे, यानी 79 इंटू 49.7 डिवाइड बाई 100, ये वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। सेकंड में भी हम सेम करेंगे, जो टोटल मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद परसेंटेज, परसेंटेज को रिमूव करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 100 एंड आफ्टर एडिशन इनका टोटल एटॉमिक मास कितना बन जाएगा इस ब्रोमीन के एटम का, 80.006, या हम 80 भी लिख सकते हैं फॉर द राउंड फिगर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल एलिमेंट एक्स। यहां पर जो है एक एक्स एलिमेंट है, उसका एवरेज, इस बार हमें पहले से एवरेज दिया गया है, वो कितना है, 16.2 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट है। व्हाट आर परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स। हमें 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं इसी एक्स एलिमेंट के। कौन कौन से हमारे पास आइसोटोप्स हैं, एक में जो एटॉमिक नंबर है 8 है, दोनों में एटॉमिक नंबर 8 है। एक में जो मास है वो 16 है, सेकंड में मास कितना है, वो 18 है। अभी ये दोनों 100% मिलकर किसी भी एक सैंपल को बना रहे होंगे, यानी ये जो है ये किसी एक्स कैपेसिटी के साथ वेरी किया गया होगा, एंड बाकी का जो है ये सेकेंड आइसोटोप, यानी 100 माइनस एक्स परसेंटेज में जो है ये वाला आइसोटोप मिला होगा। तो हमें वही करना है, जो 16 है उसको हमें x परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर से परसेंटेज को अगर हम रिमूव करें डिवाइड बाय 100 बन जाएगा, एंड 18 को भी हमें इसी वैल्यू के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर से परसेंटेज को रिमूव करेंगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। सो वही वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एंड इस बार हमें टोटल एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कितना है, 16.2। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा जो x है वो कितना बन जाएगा, 90। सो हमने x किसको अज्यूम किया था, जो पहला हमारा एटम है, पहला जो आइसोटोप है उसको हमने x अज्यूम किया था, अगर आपको याद हो तो ये जो है x है, यानी जो पहला आइसोटोप है वो कितने परसेंट में है, कितने उसके अमाउंट है, 90। ओके, 90% जो है ये पहला आइसोटोप है, एंड बाकी का रिमेनिंग यानी 100 माइनस x यानी कि 90, यानी कि 10% जो है वो सेकेंड आइसोटोप यहाँ पर मिलकर इस टोटल सैंपल को बना रहे हैं। ओके, इसके बाद बहुत इजी इजी क्वेश्चंस रह गए, बहुत फटाफट हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। इफ z इज इक्वल टू 3, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट
आल्सो नेम द एलिमेंट। ओके, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 3 दिया गया है, यानी कि अगर हम उसे शेल्स में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर 2 शेल्स में ही हमारा काम बन जाएगा, के एन एल शेल में। पहली शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, तो बच गया जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे एल शेल में चला जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 इसकी वैलेंसी, बिकॉज या तो ये हो सकता है 8 बन जाए, उसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, या वो जो है वो 0 बन जाए, उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना क्योंकि इजी है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ओके, इसका अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट कौन सा है, तो हमें पता है H हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, हीलियम इज इक्वल टू 2, एंड नेक्स्ट जो लिथियम है इज इक्वल टू 3। सो ये जो 3 एटॉमिक नंबर है, ये किसका एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई आपको पता है क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन कौन से 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Okay, so composition of nuclei of 2 atomic species X and Y are given as under. So ये हमें वैल्यूज दी गई हैं। X का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 है। तो हमें पूछा गया है गिव द मास नंबर। मास नंबर क्या होगा, इन दोनों के एडिशन से। मास हमें क्या पता है क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस का वजन है। तो न्यूक्लियस का वजन किन दोनों से बनता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। तो इन दोनों का कंबाइन करेंगे, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट आप खुद से करके देखिए, हमारे पास प्रोटॉन्स दिए गए हैं, न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ मास प्रेजेंट इन एन एटम। तो टोटल मास कितना बन जाएगा, 14 इसका मास बन जाएगा। ओके, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज। तो रिलेशन की अगर हम बात करें तो एक एक्स एलिमेंट है, एक वाई एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर यानी जो नीचे दिए गए हैं ये दोनों क्या है, सेम है। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, बट मास क्या है वो वेरी करता है, 6 एंड 8। तो आपको बताया था जिसका नीचे वाला यूनिट यानी जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। ओके, सो ये जो दोनों जो हमें दिए गए स्पीसीज हैं ये क्या है, आपस में आइसोटॉप्स है, एक ही एलिमेंट के 2 डिफरेंट आइसोटॉप्स हमें दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट में हमें बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स को मेंशन करना है। जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑन एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि वो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस नहीं बल्कि कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी अपने अंदर गैदर करता है। न्यूक्लियस की बेसिकली उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने एक प्रॉपर स्फीयर की बात की थी जो एंड इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। सेकंड है अ न्यूटन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। तो बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इसमें क्या आता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है वो ओके, न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियस की बात की जाती है जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से बना होता है, एंड इसके न्यूट्रलाइज होने से बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। न्यूट्रल इसलिए होता है बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में जब एक समान हो जाते हैं यानी बराबर हो जाते हैं, तब वो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस हो जाता है, वो स्टेबल बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। ओके, मास अगर हम एक बार प्रोटॉन का अगर हम देख ले, यानी कि प्रोटॉन का कितना होता है 1 AMU, एंड 1 AMU आपको मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेग्लिजिबल मास है, बट हम उसकी वैल्यू अगर देखें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो ये जो दोनों है ये 1/2000 टाइम है, यानी इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, कितना छोटा है, 1/2000 टाइम जो है प्रोटॉन से भी छोटा है। तो जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। तो बिल्कुल भी नहीं, ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, बेसिकली गोएटर ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के उन्होंने डिस्कवर किया था। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जी नहीं। हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल सही। न्यूट्रॉन्स का जो है वो नंबर डिफर करता है, इसीलिए जो है
इनका मास भी वेरी करता है, बिकॉज मास वेरी करता है बाय द प्रोटॉन्स एंड बाय द न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे बिकॉज वो आइसोटोप है, तो क्या मास किससे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन्स की कैपेसिटी से। सो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव INR। ओके, Cl की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें, क्लोरीन में बेसिकली 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, 17 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो K, L एंड M शेल में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी बच गए 7 इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में चले जाएंगे, M शेल में। Cl नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब समझ, नेगेटिव पर्सन कब होता है, जब वो कुछ अपना किसी और से लेता है, यानी वो किसी से कुछ ले लेता है। तो Cl नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से उसका टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाते हैं यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस में, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यानी उसकी Z की वैल्यू कितनी है, तो वो है 11। क्लियर। उसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो K, L एंड M शेल में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स कवर अप हो गए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, M शेल में चला जाएगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 1 बन के सामने आती है। लास्ट में हमें 19th जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करना है। हमें एक चार्ट दिए गए हैं जिसमें हमें एटॉमिक नंबर, जिसे हम किससे, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट में बताना है कि वो कौन से एटॉमिक स्पीसीज में रहता है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें दिए गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, इन दोनों को कंबाइन करके कितना हमारे पास नंबर ऑफ मास बन जाएगा, तो टोटल मास इन दोनों के कंबाइन कॉम्बिनेशन से यानी 19 हमें देखने को मिलता है। प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है यानी 9, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे यानी 9, एंड 9 किसका एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का। नेक्स्ट हमें दिया गया है 16, उसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 32 है। इन दोनों को अगर हम माइनस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 है। प्रोटॉन्स किसके बराबर होंगे, हमेशा एटॉमिक नंबर के, यानी क्या बन जाएगा, 16 भी एज इट इज लिखा जाएगा। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है तो 16 ही यहाँ पर, एंड एटॉमिक नंबर 16 किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फर एटम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट में हमें मास नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि हमें एटॉमिक नंबर भी सेम दिए गए हैं, यानी 12 इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। टोटल मास 24 है, जिसमें से 12 हमारे पास प्रोटॉन्स है, तो 12 क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स, तो 12 क्या बन जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। 12 जो है किसका एटॉमिक नंबर है, तो 12 एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट में हमारे पास मास दिया गया है, मास कितना है 2, एंड हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए गए हैं, कितना है 1। सो एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा 1, एंड मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बन जाएंगे 1। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, 2 बन गया। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 1। अभी ये बेसिकली क्या है, ये ड्यूटीरियम है, ये ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम क्या है, एक आइसोटोप है। किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप हाइड्रोजन का इस प्रकार है बिकॉज नॉर्मली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास सेम है, इसमें किसी भी तरह का न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। बट एक इसका ऐसा भी आइसोटोप है जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसका जो मास है वो 2 बन जाता है, एंड इसी आइसोटोप को हम क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं। इसके बाद लास्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास, मास हमें दिया गया है 1, न्यूट्रॉन्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा, 1 - 0 यानी कि 1 बन जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं यानी 0 है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 है। तो एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। मास नंबर भी सेम है, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का एटम।
बट इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पास किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लूज करने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज। तो ये जो है ये हाइड्रोजन का क्या है, आयन है। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज अ हाइड्रोजन आयन। इट इज नॉट हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन होता तो यहां पर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता। बट क्योंकि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी अपने इसने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया। लूज करने से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का एक आयन बन गया। क्लियर गाइस, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये स्लाइड्स, ये आपको शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।